एवरीवन, स्वागत है आपका इस चैनल पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज पॉलिटी का टेस्ट लगाने जाएंगे और पॉलिटी में आज हम बहुत सारी चीज़ें कवर अप करेंगे, जैसे शेड्यूल हो गया, पार्ट्स हो गए, बहुत सारे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो गया। ये सब चीज़ हम लास्ट में कवर अप करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाइए। ठीक है, तो जाकिर हुसैन, फरुद्दीन अली अहमद, वी गिरी, नीलम संजीव रेड्डी, इन लोग को हमें लगाना है एक लाइन में। ठीक है, जाकिर हुसैन सबसे पहले बने थे और वो बने थे लगभग 1967, जब हमें वो मिला था। जाकिर हुसैन मतलब जब ग्रीन रिवॉल्यूशन की बारी आई थी तब उस टाइम बने थे। फिर उसके बाद वी गिरी जी बने थे लगभग 74, वो 2 बार रह चुके हैं, तो बट 74 में भी 1974 में 1974 तक रहे थे। ठीक है, फरुद्दीन अली अहमद जी थे, वो लगभग 1977 तक थे। 1974 से जस्ट इनके बाद ही 1977 तक थे। लास्ट में नीलम संजीव रेड्डी जी बने थे 1982 तक। ठीक है, और 77 से, बस ये था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। सबसे पहले जाकिर हुसैन, जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था तभी MS स्वामीनाथन जी के साथ बने थे जाकिर हुसैन, और उसके बाद ही आए थे 1 के बाद ही लास्ट में संजीव रेड्डी बने थे बस। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत एकमात्र राष्ट्रपति है जिन्होंने 2 कार्यकालों तक राष्ट्रपति पद पर कार्य किया है? कौन से भारत के एकलौते राष्ट्रपति थे? वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। कब ये संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे उस टाइम, और स्वाधीनता आंदोलन के प्रमुख नेता भी रहे हैं। तो जो हमारे स्वाधीनता आंदोलन था उसके प्रमुख नेता भी थे और ये अध्यक्ष भी थे, किसके? उस संविधान सभा के। तो 1962 में इनको भारत रत्न भी दे दिया गया है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डॉक्टर जाकिर हुसैन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। ये भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। इनकी जो मृत्यु पद पर रहते हुए ही हुई थी, इनकी मृत्यु के पश्चात तत्कालीन उपराष्ट्रपति वी गिरी को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था। तो ये स्टेटमेंट दोनों बिल्कुल सही हैं। ठीक है, जाकिर हुसैन उस टाइम उनके पद में रहते रहते ही इनकी मृत्यु हो गई थी और मुस्लिम राष्ट्रपति पहले थे ही। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय पोस्ट ऑफिस संशोधन विधेयक के पॉकेट वीटो का उपयोग करने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने हुए थे? तो ये थे ज्ञानी जैल सिंह। उसी टाइम इनको पॉकेट जो पारित किया गया था ना, इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट, तो इन्होंने पॉकेट वीटो इस्तेमाल किया था पहली बार। ठीक है, और उस टाइम यही थे ज्ञानी जैल सिंह। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक कार्यवाहक जो राष्ट्रपति रहे हैं? कौन से भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे हैं? तो कौन कौन से कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे हैं? तो सबसे पहले वी गिरी थे, मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे, बसपा के दंता जत्ती, फरुद्दीन अली अहमद। तो इसमें तीनों के मतलब ऊपर के तीनों लोग थे, वो लोग रहे हैं। ठीक है, फरुद्दीन अली अहमद नहीं थे। उन्होंने आपातकाल के समय राष्ट्रपति के साथ कार्य के रूप में संभाला हुआ था, कार्य किया हुआ। मतलब ये आपातकालीन जब था, इमरजेंसी के टाइम इन्होंने राष्ट्रपति का पद संभाला था बस। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति के साथ साथ निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के राष्ट्रपति थे? कौन थे ऐसे? तो वो नीलम संजीव रेड्डी थे। सबसे युवा के साथ साथ उन्होंने कोई भी डिफीट नहीं, मतलब कोई भी अगेंस्ट नहीं था, और उसके साथ इनको ही चुना गया था राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति रूप में चुने जाने वाले पहली महिला थी? पहली महिला तो भाई प्रतिभा पाटिल जी थी, अभी हाल में उनका वो था। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जिनका जन्म भारत के स्वतंत्रता के पश्चात हुआ है? तो एकमात्र ऐसे हैं जो द्रौपदी मुर्मू जी के स्वतंत्रता के बाद हुआ है। ठीक है, अब ऑप्शंस के हिसाब से मुख्यमंत्री के रूप में जगदम्बिका जो पाल हैं डैश को 1 दिन के सबसे छोटे कार्यकाल के लिए नियंत्रित किया गया था। तो उत्तर प्रदेश के टाइम ही इनको दिया गया था मुख्यमंत्री। ठीक है, छोटे कार्यकाल के लिए। सूची मिलाना है हमें। प्रथम जो मुख्यमंत्री दे दिए हैं और इसके राज्य दे दिए हैं। अरुणाचल प्रदेश के खांडू थुंगन थे, तो खांडू थुंगन हो गए। असम की गोपनीय बोरदोलो थे। बिहार के थे श्री कृष्ण सिन्हा, और छत्तीसगढ़ के अजीत जोगी। तो ये हो जाएगा डी का 3, तो ये कट गया, डी का 3 और ए का 4, बी का 1। तो ये ऑप्शन हो जाएगा सी हमारे पास। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर सूची मिलाना है। केरल के कौन थे मुख्यमंत्री? तो नबुंदरी पाद थे। केरल के नबुंदरी पाद। मध्य प्रदेश के रविशंकर शुक्ला। बम्बई राज्य के वीजी खेर थे, और महाराष्ट्र के यशवंत चढ़ा थे। तो 11th का हो जाएगा हमारे पास बी। भारत के निम्नलिखित में से उपराष्ट्रपतियों को फिर से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो बोल रहे मोहम्मद हिदायतुल्लाह, गोपाल स्वरूप पाठक, बीजी जत्ती और वेंकटेरा।
ठीक है। तो इनके पास 12th वाले में हमारे पास ऑप्शन मतलब ऑप्शन तो दिए हैं। सबसे पहले हो जाएंगे 2, मतलब हमारे पास गोपाल स्वरूप पाठक जी थे, फिर आते जत्ती साहब, और फिर आते हैं मोहम्मद हिदुल्ला, फिर आते हैं 4 अंकित वेंकटेश्वरम। तो वेंकटेश्वरम जी के लास्ट में था, लगभग 1987-88 के अप्रॉक्स था, वो संजीव रेड्डी जी के बाद वाले में टाइम में, ठीक है। तो हमारे पास सी हो जाएगा ऑप्शन, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से भारत के उपराष्ट्रपति तथा राष्ट्रपति दोनों रहे हैं। तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति कौन दोनों रहे हैं, इतनी सारी लिस्ट दे दी है इन्होंने। वीवी गिरि जी थे, नारायण साहब भी थे, शंकर दयाल शर्मा और आर वेंकटरमण, ऊपर पढ़ के ही आए, तो चारों ही ऑप्शन हो जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14, बोला निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। जो संविधान संशोधन हुआ था, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए कहा था। काका केलकर आयोग का प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के रूप में भी जाना जाता है। तो ये ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ दूसरा सही है। काका केलकर जो बैकवर्ड ओबीसीज के लिए आया था वो तो सही था। जो 100वां था, 100वां नहीं था, जो था हमारे पास 102nd था। 102nd जो था 2018 में पारित किया गया था बैकवर्ड क्लासेस के लिए, ठीक है। अब आते हैं मैच करने के लिए। 100वें वाले में तो वो ट्रांसफ़र किया गया था ना बांग्लादेश को पार्ट्स। तो अब सुमेलित करना प्रमुख दर्रे लिपू माना नीति लिपू हिमाचल प्रदेश के हैं लोग, और यांगपा तो अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास सी का 2 बी का 3, सी का 2 एक मिनट, सी का 2 बी का 3, सी का 2 एक मिनट, बी का 3 किस में बी का 3 है। तो बी का 3 हमारे पास ऑप्शन हो गया, और यांगपा दर्रा ना, तो सी का 2 होगा ना फिर। तो देख लेते हैं, रोहतांग दर्रा जो है, रोहतांग जो दर्रा है वो तो हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। लिपू लेक उत्तराखंड में, यांगपा अरुणाचल प्रदेश में, गोरन घाट राजस्थान में है, तो वो हो जाएगा 1। इसका हो जाएगा हमारे पास ए, ये राजस्थान वाला तो 1 डी सॉरी, तो इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं दिया है भाई। चलो ठीक है। लद्दाख में जो जिला दर्रा है, काराकोरम है, चांगला है, थांगला है, बड़ा लाचा है और खारदुंगला है। हिमाचल प्रदेश में रोहतांग है और चिपकिला। उत्तराखंड में माना नीति और लिपू, ये तीनों सहेलियाँ। सिक्किम में नाथुला है, जेलेपा है। अरुणाचल प्रदेश में तो हमें पता है बोमडीला, दिफू, यांगपा, लिफानी। मणिपुर में तुजू दर्रा। महाराष्ट्र में बोरघाट, थालघाट है। केरल में पालघाट है और सेनघाट है। तो केरल में पालघाट और सेनघाट, पालघाट एंड सेनघाट, याद रखना सेनघाट, ठीक है। 16 देख लेते हैं, उत्सव मनाया जा रहा है और कहाँ राज्य का। चपचार जो है मिज़ोरम में है, बिल्कुल सही। हॉर्नबिल जो है नागालैंड में है, सही है। नागालैंड में मोआत्सू जो है वो भी करा जाता है, त्रिपुरा में नहीं, नागालैंड में करा जाता है। अम्बुजाली जो मेला है वो असम में, जो कामाख्या देवी जी का मंदिर है ना उसी में। तो हमारे पास 3 ही ऑप्शन सही हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उत्सव दिया हुआ है और संबंधित राज्य दे दिए हैं, ठीक है। तो उगादी जो है वो कर्नाटक में है, तो उगादी विल बी इन द कर्नाटक। पोंगल तमिलनाडु में है, तो पोंगल तमिलनाडु में है। धानु यात्रा उड़ीसा में है, धानु यात्रा उड़ीसा में है। तवांग जो है उस अरुणाचल प्रदेश में है। तो हमारे पास ऑप्शन ए हो जाएंगे राइट आंसर, ठीक है। तो डी का 4 और सी का 2, बी का 1 और ए का 3, ठीक है, सही है। उसमें मैच भी करना होता है, ऑप्शन कभी कभी ये गलत दे रहा है। निम्नलिखित में सुमेलित कौन सा नहीं दिया है, कौन सा रेलवे जंक्शन सुमेलित नहीं है। तो हुबली वाला गलत दिया हुआ है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे है वो बिलासपुर में है, ठीक है। और सब दिया है दक्षिण चेन्नई, दक्षिण पूर्व कोलकाता, सिकंदराबाद। निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा सुमेलित नहीं दिया हुआ, सही सुमेलित कौन सा नहीं दिया हुआ ये देख रहे हैं। बोल सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है अहमदाबाद में है, ये बात तो सही है। वीर विक्रम वाणिज्य किशोर जो है अगरतला में है, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा जो है लाल बहादुर वाराणसी में है। और श्री गुरु रामदास जी जो है, श्री रामदास जी वाला तो यार वहाँ पे है अमृतसर में, तो अमृतसर होगा, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कितने युग्म सुमेलित है। रामसर जो दिया हुआ क्षेत्र ये दिया हुआ है, रामसर साइट्स दे दिए हैं और उसमें मैच करना है, ठीक है। तो ये सही सुमेलित कितने हैं, तो ये रंगनाथी पट्टी अभयारण्य जो है वो कर्नाटका में, रंगनाथी भिंडावास जो है वो हरियाणा में है, ठीक है, हरियाणा में है। सुल्तानपुर भी हरियाणा में ही है, गलत दिया हुआ है। तो एक बार PYQ में पूछा जा चुका है सुल्तानपुर। खिजड़िया जो है वो हमारे यहाँ, खिजड़िया जो है गुजरात में है, तो ये बात सही है। तो केवल 2 ही सही है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। दूरसंचार के बारे में क्या बोला, इसकी स्थापना 2011 में की गई थी। नहीं, इतना लेट क्यों करेंगे, 1997 के अप्रॉक्स किया गया था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में, केवल 2 सही है, ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग मतलब UPSC के बारे में बोल रहा है, क्या बोल रहा है, पहले बोल रहा है कि यह स्वतंत्र
एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है, मतलब इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अच्छा ठीक है। इसकी अध्यक्ष एवं सदस्य अपने कार्यकाल में पुनः नियुक्त होने के पात्र होते हैं। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ पहला वाला ही हो जाएगा, पुनः नियुक्त प्राप्त नहीं होते हैं, ठीक है, पात्र नहीं होते हैं। ठीक है, कोई भी अगर सदस्य के रूप में पद धारण कर चुका है ना, तो अपने कार्यालय के पुनर्नियुक्त में पात्र नहीं होगा, रीअपॉइंटमेंट अपने कार्यालय में नहीं होगा। ठीक है, कैसे हो सकता है? 315 वाला देखो आर्टिकल हमें पता है, 315 जो है संघ और भारत के राज्यों के बारे में, यूपीएससी के बारे में बोलता है, 316 यूपीएससी एसपीएससी सबके बारे में बात बोलता है। अब आते हैं 23 वाला क्वेश्चन, बोल क्या रहा है? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के संदर्भ में बताओ। नाबार्ड पता है 1982 में ही हुआ था, जो वो इस्टेब्लिश हुआ था, और 1975 में हुआ था वो आरआरबी। ठीक है, याद कर लेना। इसका मुख्यालय मुंबई में अवस्थित है, बोल रहा है। हाँ ठीक है, ये कृषि के अतिरिक्त यह छोटे उद्योगों, कुटीर उद्योगों और ग्रामीण परियोजनाओं को विकास के लिए उत्तरदायी होता है। बिल्कुल, वो छोटे मोटे लोन भी देता रहता है। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 24, बोल रहा है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करता है। ठीक है, प्रशासनिक के काम करता है। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। तो ऑप्शन बी वाला ही सही है। सिर्फ और सिर्फ डीआरडीओ जो है ये भारत रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक में काम करता है, गृह मंत्रालय नहीं है, भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय डिफेंस में, तो डिफेंस के मिनिस्ट्री में अंडर काम करता है प्रशासनिक में। ठीक है, इसकी स्थापना तो 1958 में हुई थी, ये बात सही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारतीय प्रतिभूत और विनियम जो सेबी के बोर्ड है उसके बारे में पूछ रहा है। तो क्या बोल रहा है कि किस टाइम उसकी स्थापना की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1988 के अप्रॉक्स सेबी को किया गया था अप्रैल में। केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में, सेंट्रल विजिलेंस आयोग के बारे में बोल रहा है। क्या बोल रहा है? केंद्रीय अन्वेषण एजेंसी है जो गृह मंत्रालय के अधीन काम करती है, गृह मंत्रालय की। अच्छा, इससे वर्ष 1964 में संस्थान समिति की सिफारिश में हुआ था। बिल्कुल ट्रू भाई। एक बात हो, सेंट्रल विजिलेंस कैसे गृह मंत्रालय के अंदर काम करेगी? क्योंकि वो पॉलिटिकल और इन सब के बीच में क्या कहते हैं उसको, कच्चा चिट्टा खोलने के लिए रहती है, तो ये इसके अंदर नहीं काम करती है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, कोई मंत्रालय और विभाग के अधीन नहीं है, नो मिनिस्ट्री, कंफ्यूज करते हैं, नो मिनिस्ट्री एंड विभाग, किसी के अंदर नहीं है ये। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारतीय संविधान अनुच्छेद 323B के अधिकरणों की स्थापना की जा सकती है? तो कौन कर सकता है? तो ये करता है संसद और राज्य विधानमंडल, बिल्कुल दोनों ही कर सकते हैं, क्योंकि दो तरह के हैं कैट में, एक कहता है कैट में दो तरह के, 323A होता है, एक 323B होता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ राज्य और स्टेट्स के लिए है, और ये किसी चीज़ के लिए हो सकता है, किसी से के लिए फॉर्म कराइए। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। क्या बोल रहा है? राष्ट्रीय जांच एजेंसी की, इसका गठन राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008 के तहत किया गया था। यह केंद्रीय आतंकवाद विरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी के रूप में भी कार्य करती है। बिल्कुल, ये दोनों की एनआईए जो है ना, वो बाहर के लिए भी इंटरपोल की तरह काम करती है, और सीबीआई जो है वो गृह मंत्रालय द्वारा संकल्प किया जाता है, मतलब अंदर सीबीआई डीपी जो दिल्ली पब्लिक ये सिक्योरिटी एक्ट है ना, मतलब जो रेगुलेशंस हैं उसके तहत ही काम करती है, अधिनियम 1946 के। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान सीएसआर का पद इनका अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री जी होते हैं। भारतीय जनजातीय सहकारी जो ट्राइफेड है उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। क्या बोल रहा है कि इसकी स्थापना 1967 में की गई थी, वाणिज्य और उद्योग उसका मंत्रालय का अधीन काम करता है। तो ये दोनों कौन से सही हैं? तो दोनों ही गलत हैं, नहीं तो 1 ना तो 2। इसकी स्थापना 1987 के अप्रॉक्स की गई थी, और यह राष्ट्रीय स्तर का एक शीर्ष संगठन है, और ये किसके अंदर आता है? वो जनजातीय ट्राइबल मिनिस्ट्री के अंदर आता है, बस ट्राइबल मिनिस्ट्री के अंडर आता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारतीय नियमों और विनियमों को संहिताबद्ध करने वाला पहला विधि आयोग कौन सा था? तो वो मैकाले का आयोग, तो मैकाले मिनट का। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में बोल रहा है। ठीक है, पहला क्या बोला है कि यह स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। इसकी स्थापना मानव अधिकार संरक्षण द्वारा 1993 प्रावधानों की तरह 1993 12 अक्टूबर को किया गया था। तो इसका 32 का ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास, यही ऑप्शन सही है। इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, बट एक क्या कहते हैं, लीगल बॉडी कह सकते हैं, सॉरी, संवैधानिक, नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो ये NHRC है ना, तो सिर्फ और सिर्फ 2 हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे हैं जैसे नीति आयोग है, ये सब वो कॉन्स्टिट्यूशनल वाले में नहीं आते हैं ना। राष्ट्रीय हरित जो NGT के संदर्भ में राष्ट्रीय जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में बोल रहा है। क्या बोल रहा है? पहला बोल रहा है इसकी स्थापना 2010 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण 2010 के तहत ही की गई थी। अच्छा, इसका मुख्यालय भोपाल में है, तो गलत है, उसका मुख्यालय दिल्ली में है भाई,
भोपाल में कहाँ से होगा, पहला ही सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के दौरान 1934 के थ्रू हुई थी। प्रावधान के इस टाइम हुई 1935 में हुई थी। अच्छा, प्रारंभ में रिजर्व बैंक का जो कार्यालय था प्रयागराज में स्थापित किया गया था, जिसे वर्ष 1937 में स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया था। सिर्फ और सिर्फ पहला ही सही है, दूसरा वाला गलत है। प्रयागराज में नहीं किया गया था, इसका केंद्र कोलकाता में किया गया था। ठीक है, अब फिर से मैच करना है कि WTO और इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो सब की चीज़ों के लिए। ठीक है, तो WTO का होता है सबसे इजी है जनेवा, जनेवा में हो गया। WTO का आसियान का जो हमारे पास है वो संघ जकार्ता में रहता है। और ADB का जो है मनीला फिलीपींस। यही जो बैंक है ADB, एमनेस्टी इंटरनेशनल लंदन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 35 का B, D का 4, C का 1, ए का 3। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। UNEP फिर से दे रहा है मुख्यालय, संगठन और ये सब चीज़ें दे दिया है। UNEP का जो है वो नैरोबी केन्या में है। ठीक है, इंटरनेशनल इंटरपोल जो है पेरिस में है, लियोन्स में। ठीक है, और WTO का जो है वो दे दिया जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। IMF का जो दिया है वाशिंगटन DC में। तो हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा D। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एशियाई बैंक के बारे में बोल रहा है। तो एशियाई विकास बैंक ADB के मनी, वही ऊपर अभी पढ़े हैं ना कि 1966 में मनीला फिलीपींस में ही है। और आसियान 1967 में हुआ था, जस्ट उसके एक साल बाद ही हो गया था। उसके बाद सार्क का जब आया था 1985 में, काठमांडू में इसका है सार्क, जो कि अब इतना हम लोग यूज़ नहीं करते। रेड क्रॉस है 1863 में, और रेड क्रॉस जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। तो 37 का ये हो जाएगा हमारे पास B। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित संगठनों में उसकी स्थापना के अनुसार फिर से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। ठीक है, तो IMF तो जब हम आज़ाद होने वाले थे उसके 2 साल पहले ही बन गया था। WHO आज़ाद होने के जस्ट 1 साल बना था। और WMO जो मौसम विभाग वाला है ना, वो तो एक मिनट, WHO यहाँ पे जो मौसम विभाग वाला है, जब WMO 1950 के अप्रॉक्स बना था, पार्लियामेंट जब हम बनने वाले थे। WHO जो है 1948 तक बना था। और हमारे पास एक और था वीपो जो बना था वो 1967 में, जो हरित क्रांति के बाद है। तो 38 का हमारे पास हो जाएगा D। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय जो इसके बारे में बोला, अंतर्राष्ट्रीय मानवीकरण संगठन ISO के द्वारा जारी किया गया था। तो 39 में क्या दिया हुआ है, बोल रहा है ISO इसमें इतने में कौन से प्रावधान दिए हुए हैं। ठीक, तो ISO जो है 9001 में गुणवत्ता के प्रावधान दिए हैं, बिल्कुल सही है। तो A का 1 होगा। और 14,001 में पर्यावरण प्रावधान में दिया हुआ है। ठीक है, और 2200 वाले में 1000 वाले में खाद्य सुरक्षा दिया हुआ है। अच्छा, और 13,485 वाले में चिकित्सा दिया हुआ है। तो बिल्कुल, तो हमारे पास ये 39 का हो जाएगा ए विल बी द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्यसभा सदस्य रहते हुए भारत के प्रधानमंत्री बने हुए हैं। तो राज्यसभा के सदस्य होते हुए भी प्रधानमंत्री बने हुए थे, कौन कौन लोग थे। तो ये तो इंदिरा गांधी भी थी, देवगौड़ा थे, गुजराल साहब भी थे, और मनमोहन जी थे, सारे लोग बने हुए थे। ठीक है, अब देखते हैं, अब मेन चीज़ें हम पार्ट्स, शेड्यूल्स, ये सब देख लेते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं, सबसे पहले याद कर लेते हैं पार्ट्स में क्या क्या दिया हुआ है। पहला पार्ट है यूनियन, और यूनियन उसके टेरिटरीज 1 से 4 दिया हुआ है। पार्ट सिटीजनशिप भी दिया हुआ है। ठीक, 5 से 11 फंडामेंटल राइट दिया, पार्ट 3। पार्ट 4 TPSP, पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज़। और इसके बाद दिया हुआ यूनियन 5 में। यूनियन के बाद स्टेट आता है 6वें में। 7वें में दिया स्टेट्स फॉर, वो ये तो हटा ही दिया गया, निलंबित कर दिया गया था, रिपील कर दिया गया था। यूनियन टेरिटरीज दे दिया है 8वें में। 9 में दिया है पंचायत, 9A में दिया है म्यूनसिपैलिटीज़, 9B में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। याद रखना 10वें से इंपॉर्टेंट आता है, क्योंकि हम 10वें से भूलना शुरू करते हैं। 10वें में जो 1 और 0, तो 1 और 0 क्या है, शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल एरियाज़, क्योंकि बेचारे वो लोग बहुत अकेले फील रहते हैं ना, तो 1 0 के साथ रहते हैं वो उधर कोने में, तो वो याद कर सकते हैं। शेड्यूल एरियाज़ एंड ट्राइबल एरियाज, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज़। 11 जब हम इतना सारा पढ़ लिए हैं रिलेशंस राज्य और उसके, तो हम पढ़ेंगे ना किसके बीच में, रिलेशन यूनियन स्टेट के बीच में। जब रिलेशन आ गया है तो पैसे की बात होगी, फाइनेंस प्रॉपर्टी की बातें होंगी। उसके बाद जब पैसे उससे आ गए तो ट्रेड और कॉमर्स भी करोगे आप, ट्रेड करोगे। फिर सर्विसेज अंडर द यूनियन स्टेट्स, और उनके अंदर जो सर्विसेज हैं 14 का, वही UPSC और SPSC वाला, उसके 14A का ट्रिब्यूनल्स लाओगे। फिर 15 के जब हो जाओगे तो 15 में क्या होता है, 15 में 1 + 5 6, तो 6 जब ये उसको जो सिलेक्शन देखोगे, स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू द सर्टेन क्लासेस,
तो ये हमारे पास 16 हो जाएगा। 16 साल के हो गए तब कॉलेज में जाओगे तो स्पेशल प्रोविजन देखोगे सर्टेन क्लासेस के लिए। 17 में हम ऑफिशियल लैंग्वेजेस देखेंगे, 17 साल के हो जाते हैं। 18 साल में जब हम एडल्ट हो जाते हैं तो इमरजेंसी फील होने लगती है। मिसलीनियस तो 19 में मिसलीनियस होगा, तो जब इमरजेंसी फील होगी तो उसके बाद मिसलीनियस फील करोगे। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हम 20 में अमेंडमेंट करवा देंगे, तो 20 साल के होते ही शादी करा देते हैं लोग, वैसे ही याद करें यार, तो वो करा देंगे, अमेंडमेंट करा देंगे। टेम्पररी ट्रांजिशनल स्पेशल प्रोविजंस हो जाएंगे 21 में, और 22 में शॉर्ट टाइटल्स, कमेंसमेंट अथॉरिटी, टैक्स एंड हिंदी के रिपील्स कर जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट तो लगभग 11 से ही है, तो याद कर लीजिएगा इसको, ठीक है। अब आते हैं लगभग शेड्यूल में। शेड्यूल में दिया हुआ है ओल्ड टीयर्स ऑफ, या टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ठीक है। तो याद कर लेते हैं उसी के हिसाब से। टीयर्स मीन्स टेरिटरी के बारे में बोल रहा है, स्टेट और उसके टेरिटरीज और नेम देयर बाउंड्रीज। ई के बारे में बोल रहा है, इमोलमेंट्स, पैसे, उसी के बारे में बोल रहा है। स्पेशल पावर्स, सैलरीज और इस सब के बारे में, प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, राज्यसभा। देखना याद रखना, मिनिस्टर्स नहीं होते हैं यहाँ पे, याद कर लेना। और आता है ए से आता है ओथ और प्रोमिसेस, अथॉरिटीज़ एक्सेप्ट प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को छोड़ के, एक्सेप्ट प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को छोड़ के, याद रखना। हमारे पास ओथ सबके हैं बट हम प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के ओथ नहीं है। राज्यसभा और एमपी के जो स्टेट्स हैं राज्यसभा, और तो वही हमारे शेड्यूल 4 में आते हैं। कैसे कि राज्यसभा के जो नंबर ऑफ़ सीट्स होंगी इसी टाइम ही करे जाएंगी, ठीक है। और एस से आएगा हमारे पास शेड्यूल एरियाज़ और शेड्यूल ट्राइब्स एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल 5 में। 6 आता है स्टेट्स ऑफ आसाम AMTM विदाउट मनी, तो एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए। 7th आता है डिटेल लिस्ट अबाउट द यूनियन और उसके जो होता है ना बंटवारा हो जाता है सब्जेक्ट्स का। ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में बात आती है, 8 में आता है ऑफिशियल लैंग्वेजेस। वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स और प्रोविजन आता है 9th में, जिसमें हम 9th शेड्यूल के बारे में बात करते हैं। वही खेत उत की खलियान के बारे में बात हुई थी कि लैंड रिफॉर्म्स एक्ट आया था। और 10 आता है डिटेल्स पार्टी चेंज करना, डिस्क्वालिफिकेशन जो आता है वो उसके लिए। 11 आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पंचायत्स, और 12 आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पावर्स एंड म्यूनसिपैलिटीज़। तो इसमें हमारे पास 18 सब्जेक्ट हैं, उसमें 29 सब्जेक्ट्स हैं, तो बस इस तरह याद कर सकते हैं। ये सारे हो गए हमारे पास पार्ट्स, ठीक है। अब आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। देख लेते हैं हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड हमने छोड़ दिया है ना उसमें, तो उसमें इसमें देख लेते हैं। देखो सबसे छोटे छोटे फॉर्म में देखा जाएगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। ऐसे फ्लो चार्ट बना देती हूँ। रेगुलेटिंग एक्ट जब 1773 का आया था ना, उसमें मेन चीज़ें हुई थी कि सेंट्रलाइजेशन की स्टार्ट कर दी गई थी। क्या किया गया था? सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट किया गया था इस टाइम, ठीक है। वैरन हेस्टिंग को क्या बनाया गया? वैरन हेस्टिंग को पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और बंगाल के तहत BMC के तहत M और C आता था, मद्रास और कैलकाटा भी आने लगा था। तो और पहली बार इस्टेब्लिश किया गया था क्या? सुप्रीम कोर्ट को इस्टेब्लिश किया गया था कैलकाटा, फोर्ट विलियम कैलकाटा में ही इस्टेब्लिश किया गया था। एलिजा एम्फे जो थी वो सबसे पहले फर्स्ट CJI थे, मतलब CJI चीफ जस्टिस बने थे, ठीक है। इनके पास 4 जनरल मेंबर्स की काउंसिल होती थी। बस इतना ख़त्म हो गया हमारे पास, 1773 हो गया ख़त्म, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट उस पर। ये सब ड्यूअल सिस्टम आया गया था, और ड्यूअल सिस्टम जो था ना, ड्यूअल सिस्टम कौन सा था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल और ये क्या कहते हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और COD मतलब BOC, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, सॉरी, ये लोग भी थे। तो इस टाइम सिर्फ डुअल सिस्टम कंट्रोल बोर्ड था रेवेन्यू और उसके डिस्पैचेस की वजह से। रेवेन्यू जो इंडिया की थी ना, कंट्रोल की थी, अब जाके ब्रिटिशर्स कंट्रोल करते थे ना, रेवेन्यू कंट्रोल बाय द ब्रिटिशर्स, ठीक है। 1786 का भी एक्ट आया था, 1786 का आया था। कॉर्नवालिस जो लाया था उस टाइम गवर्नर जनरल, कमांडर इन चीफ, इसी को बना दिया गया था, कमांडर इन चीफ कॉर्नवालिस, यही जमींदारी सिस्टम वाला, ठीक है। कमांडर इन चीफ बना दिया गया था। उसके पास काउंसिल के डिसीजंस थे, उसके पास अपनी ज़्यादा से ज़्यादा पावर्स थे, काउंसिल को भी वो कर सकता था, ठीक है। चार्टर एक्ट आ गया अब 1793 का। EIC जो है, तो चार्टर 1793 में ये सब चीज़ें बोल दी गई थी, और इनके जो EIC के कॉमर्शियल चीज़ें थी इनको लगभग 20 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया था, 20 ईयर्स के लिए और बढ़ा दिया गया, ठीक है। कॉर्नवालिस को जुडिशल रिफॉर्म्स में 1793 में माना जाता है कि जुडिशल रिफॉर्म्स में कॉर्नवालिस कोड की यूज़ किया गया था, बस इसलिए। और नेक्स्ट आता है 1813 का चार्टर, जो कि हमें पता है 1813 के चार्टर में लगभग कंपनी की सारी मोनोपोली को ख़त्म कर दिया गया था, मोनोपोली को, एक्सेप्ट द ट्रेड विद चाइना एंड टी, चाइना ऑफ टी, ठीक है, टी और चाइना का। इसके लिए 20 साल के लिए रेवेन्यू का लिए और टेरिटरी को बढ़ा दिया गया था, और 1 लाख जो पैसे दिए गए थे वो एजुकेशन के लिए दिया गया था, ठीक है। टैक्सेस लिए गए थे लोकल से, टैक्सेस फ्रॉम लोकल्स,
ये सब चीज़ें टैक्सेस फ्रॉम लोकल्स 1813 के चार्टर एक्ट के बाद हुआ था, ठीक है। फिर आते हैं 1833 का जो चार्टर एक्ट है, उसमें क्या हुआ था, इसमें एक्सटेंड किया गया था फिर से, और लगभग ये सिर्फ और सिर्फ अब एंड कर दी गई थी। कंपनी की सारी जो मोनोपोली है ना वो ख़त्म कर दी गई थी, मोनोपोली वॉज एंडेड, और अब जाके प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई थी, प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, ठीक है। और जीजी जो है, जीजी को मतलब गवर्नर जनरल को पावर दे दिया गया था सुपरिटेंडेंट कंट्रोल और डायरेक्ट करने के लिए सारे मिलिट्री और सिविल अफेयर्स, सारे कंपनी के सारी चीज़ें, ठीक है बस। और इम्पॉर्टेंट यही था कि गवर्नर जनरल ऑफ ये हो गए थे, और मद्रास बॉम्बे को अब बंगाल के अंदर आ गया था, पहले भी था पर अब जनरली आ गया था गवर्नर जनरल का काउंसिल। कोई भी इंडियन सिटीजन्स को एम्प्लॉयमेंट को के लिए डिनाई नहीं कर सकते थे, ये थोड़ा सा अच्छा चीज़ के लिए लाने की अच्छा बने भी रहे। 1853 जो कि सेंट्रलाइजेशन का पीक था, पीक का सेंट्रलाइजेशन था, और पहली बार यहीं पे सेपरेशन ऑफ पावर जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के लिए किया गया था, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के लिए, ठीक। इस टाइम मैकॉले कमेटी बनी थी, मैकॉले की कमेटी 1854 वाला मैकॉले की कमेटी बन गई थी, ठीक है। फर्स्ट टाइम व्हेन द लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज एस्टैब्लिश्ड द टोटल नंबर ऑफ द मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज 12, ठीक है, पहली बार यही हुआ था। और गवर्नर जनरल कुड वीटो एनी बिल ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब आते हैं नेक्स्ट में 1858 में, 1858, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी अबॉलिश हुई थी, और अब जाके जो है क्योंकि 1857 में रिवॉल्ट हो गया तो ईस्टर्न इंडिया कंपनी को एबॉलिश कर दिया गया था। अब जाके डुअल गवर्नमेंट को लैप्स कर दिया गया, डुअल गवर्नमेंट भी ख़त्म कर दिया गया था। स्टेट ऑफ इंडिया जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और भी जो हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बने थे वॉइसरॉय, ठीक है। तो वॉइसरॉय सबसे पहले वॉइसरॉय जो था लॉर्ड कैनिंग आया था, लॉर्ड कैनिंग वॉज द फर्स्ट वॉइसरॉयस, ठीक है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उसको ब्रिटिश क्राउन को करता था, 15 मेंबर्स की काउंसिल थी ये, 15 मेंबर्स की काउंसिल थी बस। और 1861 जब आया तो ये पोर्टफोलियो सिस्टम आ गया था पोर्टफोलियोज़ के लिए, और ऑर्डिनेंसेस भी इसी टाइम ही, ऑर्डिनेंसेस और पोर्टफोलियोज़ के लिए बहुत फेमस है ये, ठीक। उस टाइम कुछ वर्ड यूज़ नहीं किया गया था ऐसा कि फिर 1882 आया था, 1882 तो बजट में जो राइट टू क्वेश्चंस होते हैं ना, राइट टू आस्क द क्वेश्चंस, वो प्लस बजट पर डिस्कशन, ये सब चीज़ें हो सकती थी। अब सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस अभी नहीं थे, बट क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, सप्लीमेंट्री मतलब लगातार क्वेश्चन जो पूछना होता है। यहाँ पे इलेक्शन का नॉमिनेशन हुआ था, इलेक्शन वर्ड यूज़ नहीं किया गया था, नो इलेक्शन वर्ड, ठीक, कोई यूज़ नहीं किया गया था। इंडियन काउंसिल की जो एक्ट आई थी 1909 की मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म, इसमें इलेक्शंस के बाकायदा यूज़ किए गए थे। यहाँ पे सप्लीमेंट्री, और ये तो सेपरेट उसके लिए आया गया था इलेक्टोरेट्स के लिए, और जो इलेक्शंस थे इनडायरेक्ट हुए थे, मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म जो हुआ था, ठीक है, एक्सपांड किया गया था, ये पॉपुलर रिप्रेजेंटेशन का पहला एक्ट था। और 1919 में 1919 वाले में तो पता ही है, मॉन्टेगो क्लैमफोर्ड रिफॉर्म आया था, सेपरेट अब बजट पारित करने लगे लोग, सेपरेट बजट। डायरकी आ गई प्रोविंस में, याद रखना प्रोविंस में डायरकी आई थी, सेंटर में नहीं आई थी। प्लस रिज़र्व, जब सेपरेट बजट आया था रिज़र्व सब्जेक्ट और ट्रांसफ़र सब्जेक्ट, ये सब मेन चीज़ें थी इसमें आई थी, ठीक। अब आते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में, लास्ट एक्ट है, डायरकी को हटा के प्रोविंस से अबॉलिश कर दिया गया था, प्रोविंस से अबॉलिश करके इंट्रोड्यूस कर दिया गया था सेंटर में इंट्रोड्यूस कर दिया गया था डायरकी को। ऑल इंडिया फेडरेशन आ गया। गवर्नर के लिए हम लोग यही से जो रेजिड्यूरी पावर्स है ना, रेजिड्यूरी पावर्स और गवर्नर के लिए जो इमरजेंसी और ये सब चीज़ें यही 1935 से ही तो लिए हैं हम लोग। डायरकी एक्ट हो गई थी। बाईकैमरिज्म आ गया था, याद रखना। बाईकैमरिज्म स्टार्ट तो पहले हो गई थी, पर मद्रास, बॉम्बे, यूपी, बिहार, आसाम और बंगाल में इसको एक्सटेंड कर दिया गया था। फ्रेंचाइजीज़ तो एक्सटेंड हुई थी, तो इस टाइम जब सेपरेट इलेक्टोरेट थे 10% फ्रेंचाइजीज़ को और बढ़ा दिया गया था दूसरे कैटेगरीज़ में, ठीक है। तो ये हो गया, सारी चीज़ें 1935 एक्ट तक हो गया, कंप्लीट हो गया हमारा ये पॉलिटिकल लगभग इंपॉर्टेंट वाले फैक्टर्स। तो चलिए, थैंक यू सो मच वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।